हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कवर करेंगे। इसके रिटन नोट जो है वो पहले से ही मेरे ब्लॉग पे डले हुए हैं, उसका जो लिंक है डैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसी तरह ये जो टॉपिक है फाउंडेशन CA/CS CMA फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट है। उसी तरह जो स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। और उसी तरह जो स्टूडेंट नेट कॉमर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। और ये इंग्लिश के अंदर क्या है कि मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल के अंदर इंग्लिश के अंदर भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल, दोनों चैनल्स शशि अग्रवाल को भी और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फोर्स में आया 1 सितंबर 1872 को। इनेक्ट हुआ था ये 25 अप्रैल 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड implemented to control the various kinds of commercial and business contracts, कि जो कमर्शियल और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जो एक्ट है डैट इज़ नॉट ए कंप्लीट कोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया जाता है। ये जो एक्ट है डैट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। और ये जो एक्ट है ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। ये कोई राइट्स और लाइबिलिटी जो है उसको लिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो पार्टीज खुद जो है डिसाइड करती हैं। राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड देयर मैनर ऑफ परफॉर्मेंस आर डिसाइडेड बाय द पार्टी देमसेल्व्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एक्ट के अंदर ही डिसाइड किया जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है डैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, जिसको इनेक्ट किया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली एट प्रेजेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है डैट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बट उससे पहले क्या है कि देखो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था यहाँ पे जो पहले मतलब जो ओरिजिनली जब ये इनेक्ट हुआ तो उस वक्त इसके 266 सेक्शन थे और इसका काफ़ी वाइडर स्कोप था। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी 76 to 124, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट एंड प्लेजर एजेंसी सेक्शन 124 to 238, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप सेक्शन 239 to 266। बट अभी जो है बेसिकली ये 2 पार्ट्स जो है, पार्ट 1 जो है डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75, और सेकेंड पार्ट जो है डील्स विद द स्पेशल काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स को अब अलग से जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 कवर करता है। तो इसलिए क्या है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है, और पार्ट 2 जो है स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के साथ डील करता है। और यहाँ पे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये जो हम बिजनेस के अंदर आए दिन कुछ सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ये स्मूथली जो है कंट्रोल करता है कि जो एज पर दी टर्म जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है, और जिसकी वजह से सर्टेनिटी और डेफिनेट आ जाता है, और ये पूरी सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट करता है। और उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हमने स्टडी थोड़ा सा, हमने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसके बारे में स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो आए दिन जो होता है, हम कई बार कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कई बार चीज़ कोई बेचने जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है डैट इज़ एन एग्रीमेंट टू डू, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है किसी चीज़ को करने का, और नॉट टू डू एन एक्ट, और किसी चीज़ को ना करने का। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वही एग्रीमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, और जिसको हम विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। इसका अर्थ होता है कि जैसे मैंने ए व्यक्ति के साथ जो है
चेयर खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कल को अगर वो ब्रीच करता है तो मैं कोर्ट के अंदर जा सकती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है कि जब उस एग्रीमेंट की ब्रीच होती है तो जो पार्टी एग्रीव्ड होती है, जिसके साथ ब्रीच होती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाता, तो वो पार्टी के पास लीगल रेमेडी होती है, वो कोर्ट के अंदर जा सकती है कि एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए या उसके अंदर कंपनसेशन दिलाई जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज़ एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कि जो हम एग्रीमेंट करते हैं अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम लॉ के अंदर, हम कोर्ट के अंदर जाके जो है रेमेडी ले सकते हैं। सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ एन एग्रीमेंट, उसके साथ सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज़ द इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि ये लॉ के द्वारा जो है इन्फोर्सेबल होना चाहिए। जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाता है जब हमारे पास लीगल रेमेडी होती है। अगर लीगल रेमेडी नहीं होती तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है, क्रिएट करता है, डिफाइन करता है ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है जो पार्टीज़ के बीच में ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। फ्रेडरिक पॉलिक कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल लॉ इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और सेकंड जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास लीगल रेमेडी होनी चाहिए कि जब कल को एक पार्टी ब्रीच करती है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमें ये तो पता चल गया इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और सेकेंडली जो है ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। एज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसको देखो, जैसे ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति को कहता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर पेंट करूँगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है आप मेरी पिक्चर पेंट कर देना, मैं आपको 200 रुपीज़ दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो ए व्यक्ति बी के साथ प्रॉमिस करता है कि ही विल पेंट हिज पिक्चर, और पिक्चर पेंट करने के बदले में क्या है कि वो उसको 200 देगा। एवरी प्रॉमिस जो ए व्यक्ति ने बी के साथ प्रॉमिस किया और बी ने उसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं आपको 200 दे दूंगा, ठीक है। 200 के बदले में ए जो है बी की पिक्चर पेंट करेगा और बी जो है 200 के बदले में उसको उसकी पिक्चर पेंट मिल जाएगी। तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो है एक दूसरे की कंसिडरेशन है। प्रॉमिस का अर्थ होता है कि प्रपोजल, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ए ने प्रपोजल दिया था कि मैं आपकी पिक्चर पेंट करूँगा और बी कहता है कि मैं बदले में 200 दूंगा। अब अगर उसका प्रॉमिस जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब प्रॉमिस मीन्स ए प्रपोजल, व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो एलिमेंट ऑफ द एग्रीमेंट क्या होता है कि देखो एक व्यक्ति जो है ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट करता है, और तब जो प्रपोजल होती है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाती है जो कि प्रॉमिस बन जाती है। तो एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और सेकंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की क्या है कि पहला तो देखो एग्रीमेंट होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। इन्फोर्सेबल एट लॉ का अर्थ होता है कि मीन्स इन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, के दोनों के बीच में जो है लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करते, कोई भी पार्टी जो ब्रीच करती है, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर जो है उसको स्यू कर सकती है। तो वहाँ पे उसके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो क्या आ जाता है, पहले एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड प्रपोजल जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, फर्स्ट एग्रीमेंट है। और सेकंड जो है दैट शुड बी इन्फोर्सेबल एट द लॉ, कि जो एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में लीगल जो ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट करे और वहाँ पे उसके पास जो है लीगल रेमेडी है। अब देखो जैसे मैंने आपको चाय पे बुलाया और चाय नहीं पिलाई तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, बट अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इस डेट को आपको 1000 चेयर जो है इस रेट पे सप्लाई करूँगी
और अगर मैं नहीं करती तो डेफिनेटली आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लीगली हमारे बीच में ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है। और मैंने आपको चाय पे बुलाया है या खाने पे बुलाया है, और अगर मैं आपको खाना नहीं खिलाती तो ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है जिसके अंदर क्या है कि कोई लीगल रिलेशनशिप जो है हमारे बीच में क्रिएट नहीं होता और जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल क्या है कि देखो, एक तो प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, और अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होती है, और जब वो लीगली दोनों पार्टीज़ के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करती है, तो अगर लीगली इन्फोर्सेबल है, कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं, तो वो हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एक केस है बालोफर वर्सेस बालोफर। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट जो है बहुत ही वाइडर टर्म है, इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, और जो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है वो भी आ जाते हैं। मिस्टर बालोफर जो थे वो सेलोन में उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उनकी वाइफ जो है उनके साथ नहीं जा पाती, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे 30 पाउंड जो है पर मंथ जो है मेंटेनेंस भेजूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मिस्टर बालोफर जो होते हैं वो अमाउंट नहीं पे कर पाते, तो मिसेस बालोफर जो है कोर्ट के अंदर ये केस कर देती है। कोर्ट ये केस डिसमिस कर देती है कि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि जैसे एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको खाने पे बुलाया रात को 9 बजे और ख़ुद में ताला लगा के कहीं चली गई, तो डेफिनेटली आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है एक सोशल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, जब ऑफ़र की जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसी सिचुएशन के अंदर होती है जब सेक्शन 10 के अंदर जो ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है। एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, जैसे मैंने बालोफर वर्सेस बालोफर का बताया। अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एवरी प्रॉमिस जो हम किसी को ऑफ़र करते हैं और बदले में प्रॉमिस करते हैं और दूसरा व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, जैसे ए ने बी से कहा कि आप मुझे 200 देना, मैं आपकी पिक्चर पेंट कर दूंगा। बी कहता है ठीक है, मैं तुझे 200 दूंगा और तू मेरी पिक्चर पेंट कर देना। एक पार्टी ने ऑफ़र दी और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, जैसे ए जो है बी की पिक्चर पेंट करेगा, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? 200, और बी 200 देगा, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पिक्चर पेंट मिलेगी। एवरी प्रॉमिस जो हम प्रॉमिस करते हैं और बदले में जो दूसरी पार्टी हमें प्रॉमिस करती है, जो उसकी कंसिडरेशन हो जाती है। एग्रीमेंट, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी एग्रीमेंट होता है, बट ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। एग्रीमेंट जो है वाइडर टर्म है, जिसके अंदर सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट आ जाते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। इसके अंदर लीगल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। एग्रीमेंट एक बड़ी टर्म है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कहते हैं कि वही एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो डैट इज़ यूज्ड इन नैरो सेंस, कि जो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन जो है पैदा करता है, हमें राइट्स देता है कि अगर कल को हमारे राइट्स की ब्रीच होती है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। बट जो एग्रीमेंट है, जो सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, वो इस तरह के कोई राइट जो है क्रिएट नहीं करते। अगर मुझे आप चाय पे बुला के मुझे चाय ना पिलाओ तो मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती। देखो, ऑल एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सेक्शन 10 के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर ये एलिमेंट सारे प्रेजेंट हो तो ये एग्रीमेंट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट जो सेक्शन 10 है ये कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं है, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो चीज़ें भी एप्लीकेबल होती हैं। जैसे 2 पार्टीज़ हैं, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है।
और जो सेक्शन 10 के अंदर है कि एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी दोनों कंडीशन, वो एग्रीमेंट भी है, लीगली इन्फोर्सेबल भी है, और जिसके अंदर क्या है कि सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है। देखो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द parties they are competent to enter into contract for lawful consideration with lawful object and are essential not declared to be void। तो देखो, ये जो है जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर उनके बीच में ये सारे सेक्शन 10 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं, और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 10 जो है वो कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एग्रीमेंट जो है तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है अगर वो चीज़ें भी उसके अंदर प्रेजेंट हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि वो एग्रीमेंट है, लीगली इन्फोर्सेबल है, जो पार्टीज़ के बीच में लीगली राइट्स क्रिएट करता है। अगर कोई उसके राइट को ब्रीच करता है तो वो व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो ये वैलिड होता है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके अंदर हमें लीगल जो है रेमेडी अवेलेबल होगी। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट दे आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि जो चीज़ें जो है सेक्शन 10 के अंदर नहीं बताई बट वो भी जो है एप्लीकेबल होती है कि उसको वैलिड बनाने के लिए। फर्स्ट तो ये है कि देखो, वहाँ पे दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक पार्टी जो है, कम से कम दो पार्टीज़ होनी चाहिए। एक पार्टी जो है ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को ऑफ़र थोड़ी देंगे। अगर मैंने अपनी रेड मारुति कार जो है सेल करनी है तो मुझे उसको बार को ऑफ़र देनी पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति को देनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ी ऑफर होगी। तो वहाँ पे कम से कम दो पार्टीज़ का होना बहुत ही एसेंशियल है। एक कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय द नेचुरल पर्सन बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लो नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप हो गए, ठीक है। जैसे राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, राम ने श्याम को ऑफ़र दी और श्याम ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और वो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्म्स होती हैं जो आर्टिफिशियल क्रिएटेड होती हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ क्रिएट करता है, जैसे ABC लिमिटेड है, मैं उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे दो पार्टीज़ का होना एसेंशियल है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और ये अदर पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एंड कंपनी के अंदर क्या है कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हुई, तो वहाँ पे जो एसेट थे फर्म के वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिए गए। अब सेल टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि मैंने इस ट्रांजैक्शन को टैक्स लगाना है, बट कोर्ट ने कहा कि ये सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं दे आर द जॉइंट ऑनर ऑफ द एसेट्स, तो यहाँ पे वो सेलर और बायर नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या है कि देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक पार्टी ऑफर दे, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे दो पार्टीज़ का होना एसेंशियल है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल पर्सन के बीच में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इस तरह से। और उसी तरह पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। देखो, यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हमने लीगल रिलेशन क्रिएट करना है। जैसे सोशल और डोमेस्टिक, जैसे बालोफर वर्सेस बालोफर का था, तो वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। तो ये जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं ये लॉ जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे बालोफर एंड बालोफर के अंदर भी जो था, वाइफ ने जो केस किया था वो मेंटेनेबल नहीं था क्योंकि वो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, वो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं था। और दूसरी जो है कि देखो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो रिटन फॉर्म के अंदर होने चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, वो तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है कि वो एप्लीकेबल नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि जैसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल और परचेज करते हैं, तो उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन होनी जो है एसेंशियल होती है।
और उसी तरह ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट जो है डैट शुड बी प्रिसाइज एंड सर्टन, वेग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है काफ़ी सारे ऑयल के अंदर जो है डील करता है, तो मैं कहती हूँ कि 100 टन ऑफ ऑयल मुझे प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कौन सा 100 टन, किस क्वालिटी का 100 टन ऑफ ऑयल। जैसे कोई व्यक्ति जो है उसके पास काफ़ी सारी कार्स हैं, तो जैसे वो कहता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस ब्रांड की कार जो है वो सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है सर्टेनिटी होनी चाहिए कि जो ये एग्रीमेंट है उसके अंदर चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का अर्थ होता है कि देखो अगर मैं कहूँ कि मैं मुर्दा व्यक्ति, मेरे को तुम 2000 दे दो, मैं मुर्दे व्यक्ति के अंदर, डेड पर्सन के अंदर जान डाल दूंगा, तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है। या 2 पैरेलल लाइन्स है उसको मिला दूंगा। अगर देखो एक्ट जो है इम्पॉसिबल ही है, फिजिकली या लीगली है, तो इसको हम लॉ के अंदर जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते। सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट स्टेट्स एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज़ इम्पॉसिबल इज़ वॉइड, कि जब हम कहते हैं कि कोई ऐसा एक्ट जो है कि इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं ऐसा गाना सुनाऊंगा तो बरसात आ जाएगी, या मैं पौधे को बीजूंगा तो आधे घंटे के अंदर जो है ये ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इम्पॉसिबल होते हैं, जिनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो जब भी हमारा जो एग्रीमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, और वो सर्टन भी होना चाहिए। उसी तरह अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। तो फर्स्ट जो है डैट इज़ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को ऑफर देती है तो ये ऑफर लॉफुल होनी चाहिए, और इसी तरह लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब जैसे मिस्टर ए ऑफर हिज रेड मारुति कार फॉर ₹25,000 टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी एक्सेप्ट द प्रपोजल, इट इज़ ए वैलिड एग्रीमेंट। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 25,000 दूंगा, आप जो है बैंक में डकैती डालाओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है लॉफुल ऑफर नहीं है, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी लॉफुल ऑफर है और दूसरी पार्टी उसको जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो जो है वैलिड एग्रीमेंट होती है। लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है कि बदले में क्या, अगर मैंने आपकी पिक्चर पेंट की है तो बदले में आपने मुझे क्या दिया, अगर मैंने आपसे चेयर खरीदी है तो बदले में आपने मुझे क्या दिया, या मैंने आपको पैसे दिए तो उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया। कंसिडरेशन का अर्थ होता है कि बदले में, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, तो समथिंग इन रिटर्न। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट कि देखो जो हम एग्रीमेंट जो है ग्रेशियस परफॉर्मेंस जिसके अंदर हम पैसे नहीं लेते तो वो लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं होते। तो कंसिडरेशन जो है लॉफुल होनी चाहिए, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 23 जो है ये बताता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होने चाहिए, लॉफुल के अगेंस्ट नहीं है। कि जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको मैं रिश्वत दूंगा, आप मुझे नौकरी दिला दीजिए, तो यहाँ पे ये जो है लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। या पुलिस ऑफिसर को मैं कहूँ कि आप मतलब अच्छी तरह से क्राइम को मतलब जो है मैं आपको रिश्वत देता हूँ, आप मेरे खिलाफ चालान मत काटना, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कि ये लॉ के अगेंस्ट जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कंसेंसस एड आइटम। देखो कंसेंसस एड आइटम का अर्थ होता है कि जैसे हमारा जो पार्टी ऑफर दे रही है, जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, दोनों के माइंड के अंदर सब्जेक्ट की इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए। अब मैं अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी सोच रही है कि मैं अपनी रेड स्टीम सेल करना चाहता हूँ, तो दोनों कि जो माइंड के अंदर सब्जेक्ट की इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। कंसेंसस एड आइटम, द माइंड ऑफ बोथ पार्टी मस्ट बी सेम होनी चाहिए, दोनों के अंदर सेम इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। टू पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। लाइक आई वांटेड टू सेल माई रेड मारुति कार, बट बी सोचता है कि उसने रेड स्टीम कार जो है उसकी ऑफ़र दी है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई कंसेंसस एड आइटम नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, देखो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज इनकम्पिटेंट है तो वो जो है
वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द फॉलोइंग पर्सन दे आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो लॉ के मुताबिक जो जिसकी एज ऑफ द मेच्योरिटी जैसे इंडिया के अंदर 18 साल से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो मेजर हो गया, जब उसकी एज जो है 18 की हो जाती है। साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अब जो एग्रीमेंट हम माइनर के साथ करते हैं जिसने मेजोरिटी अटेन नहीं की तो वो वॉइड होता है। लुनैटिक के साथ, इडियट के साथ, ड्रंकर्ड के साथ करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। और उसी तरह फ्री कंसेंट कि यहाँ पे एक पार्टी दूसरे को ऑफ़र देती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टी मस्ट हैव एग्रीड अपॉन दी सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि जो सब्जेक्ट की इंटरप्रिटेशन है दोनों के माइंड में सेम है। और दूसरी पार्टी जो है जब प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है तो अपनी इच्छा से करती है। तो सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी फ्री होता है जब ये जोर ज़बरदस्ती के साथ या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के द्वारा नहीं किया गया। अगर ये इन सब चीज़ों के द्वारा होता है जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल होता है। कि अगर दूसरी पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है, मान लो जैसे मैंने डरा धमका के बी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने उसको डराया धमकाया, कोहर्शन, फिजिकली डराया धमकाया, तो वो कोहर्शन के अंदर आ जाता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है। अगर बी चाहे तो उसको कोर्ट के अंदर जाके किसी भी वक्त जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। कि ये नहीं है कि जैसे हम लोग सोचे कि हमने एक बैंक को लूटना है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अनलॉफुल है। सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, दूसरों के साथ फ्रॉड करता नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं कहूँ कि आप उसके घर को आग लगा दो, मैं तुझे 10 लाख दूंगा, इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी टू द पर्सन, तो ये यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल नहीं है। और कोर्ट जो है इसको मानती है कि ये इमोरल है या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। तो जहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए, अगर लॉफुल नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्शन 10 जो है कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव नहीं है, जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो है तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो है मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वॉइडेबल है या वॉइड है या इलीगल है या अनइन्फोर्सेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, share and subscribe the Shashi Agarwal Economics and Law classes.